लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ महीने बाद ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शहरी इलाकों में धीमा पड़ने लगा। उसके पीछे का क्या कारण क्या हो सकता है कि विदेशी कपड़ों के बदले खादी का कपड़ा मिला, लेकिन जितने भारी पैमाने पर मिलने वाला था उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाया, और जो भी मिला वो हाथ से बना हुआ कपड़ा था और उसका रेट मार्केट में हाई रहता था। ब्रिटिश वाले जो विदेशी फैक्ट्री मेड क्लॉथ ला के बेचते थे वो बहुत सस्ते रेट से बेचते थे। तो हम कितने भी राष्ट्रवादी बन जाएं, लेकिन जहां मार्केट में जाएं देसी सामान महंगा है, विदेशी सामान सस्ता है, तो जो गरीब लोग हैं वो विदेशी सामान, सस्ता सामान को ही खरीदेंगे। इसीलिए धीरे धीरे खादी का जो क्रेज है वो कम होने लगा। अब देखेंगे स्कूल और कॉलेज के बारे में। अंग्रेज़ों का हजारों स्कूल कॉलेज पूरे देश में था, लेकिन उनके बदले स्वदेशी स्कूल कॉलेज बहुत कम संख्या में था। तो स्वदेशी स्कूल कॉलेज का संख्या कम होने के नाते सभी स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं हो पाए थे, जिसके बदले कुछ वजह से कुछ महीने बाद ये स्टूडेंट्स फिर वापस वही अंग्रेज़ों के स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेने लगे। जितने सब सरकारी कर्मचारी, वकील, कोर्ट कचहरी और अपना दफ्तर छोड़े हुए थे, उनको कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिला। बेरोजगार होकर कितने दिन तक घर बैठेंगे। महात्मा गांधी के आह्वान से ये लोग असहयोग खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में तो शामिल हो गए, लेकिन भूखे पेट कितने दिन तक सह पाएगा। इसलिए वो लोग फिर से अपने अपने ड्यूटी पे जाके ज्वाइन करने लगे। तो इस तरह शहरी इलाकों में, अर्बन एरिया में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा और धीरे धीरे वो बंद हो गया। नाउ लेट्स सी इन द रूरल एरिया। गाँव में कैसे मूवमेंट लॉन्च हुआ, गांव के लोग उसको कैसे रेस्पॉन्ड किए, कितने एंथुजियाज्म के साथ उसमें पार्टिसिपेट किए, और उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब रूरल एरिया में आया, ग्रामीण इलाके में जो किसान थे और जो बॉन्डेड लेबरर्स थे, जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमेशा प्रताड़ित हुआ करते थे, वो लोग अपना छोटा मोटा आंदोलन पहले से चालू रखे थे। अब वो आंदोलन ये नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ शामिल हो गया। शामिल होके ये लोग सोचे कि ये जो बड़े पैमाने पे राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है, इसके माध्यम से उनको उनका पुराना जो मांग है वो सब फुलफिल हो जाएगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले अवध में बाबा रामचंद्र वहाँ के फार्मर्स का लीडरशिप करते थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले बहुत साल पहले फिजी में बॉन्डेड लेबर के तौर पे काम कर चुके थे। बॉन्डेड लेबर के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफरेंट फार्म लैंड में काम करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग जितने सब अपने कॉलोनी थी, वो सब कॉलोनियों से लोगों को हायर करता था लेबरर के रूप में। तो उन लोगों को बॉन्डेड लेबर कहा जाता है, बिकॉज वो लोग बॉन्ड साइन करके 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए एग्रीमेंट करके आते थे, और उतने दिन के लिए उन लोगों को फिर घर वापस आना नहीं होता था। तो ये बाबा रामचंद्र अवध के ये भी इस तरह बॉन्डेड लेबर के रूप में फिजी में जाके काम कर चुके थे। फिजी से लौट के आने के बाद उनका आंदोलन अवध एरिया में तालुकदार और जमींदार इन लोगों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूली करते थे। तो किसानों का जो टैक्स था वो बहुत हैवी था, और उन लोगों को इसके अलावा बेगारी भी करना पड़ता था। बेगारी मीन्स टू वर्क विदाउट पेमेंट, बिना कोई मजदूरी पाए उनको काम करना होता था। तो पट्टेदार के तौर पर उनको जो भी माने टेनेंट्स के रूप में, टेनेंट समझते होंगे आप लोग कि
उनको जो हिस्सा मिलता था खेती करने के लिए, वो उनका निश्चित नहीं था। जैसे आप अपने ज़मीन को किसी को हिस्से में देंगे तो कम से कम 1 साल के लिए देंगे, लेकिन उस समय में अवध में जो किसानों को हिस्सा मिलता था पट्टे के रूप में, वो निश्चित नहीं था। 2 महीना काम करने के बाद उनको हटा दिया जाता था, तो वो जो शेयर था उनका वो बाद में नहीं मिल पाता था। तो पट्टे की ज़मीन से उनको बार बार हटा दिया जाता था और उनके ज़मीन पर कोई परमानेंट राइट नहीं था। तो किसानों का मांग ये था अवध एरिया के कि उनके ऊपर जो टैक्स लादा गया है वो कम किया जाए, बेगारी को ख़त्म किया जाए, जमींदार और तहसीलदार तालुकदार इन लोगों का जो दमनकारी नीति है उनको बंद किया जाए और जो लोग नहीं मानते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। लेकिन इन किसानों के बात कौन सुनता था? बाबा रामचंद्र इनको मदद किए, छोटा मोटा आंदोलन करते थे, लेकिन उनका आंदोलन उतना प्रभावशाली नहीं था, जिसके चलते वो भी सफल नहीं हो पा रहे थे। और मीनवाइल ये जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट आ गया, तो बाबा रामचंद्र और अवध के किसान ये एक एग्जाम्पल है। पूरे कंट्री में इस तरह हर ग्रामीण इलाके के जो किसान थे, जो फार्मर्स और बॉन्डेड लेबरर्स, वो सभी लोग ये सोच रहे थे कि हम लोगों का जो प्रेजेंट कंडीशन है, ये जमींदारी सिस्टम और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो हैवी टैक्सेशन का जो बोझ है, उससे मुक्ति मिले। तो गांव के रूरल एरिया के जो फार्मर्स थे, उनके नज़र से स्वराज का मतलब फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, फ्रीडम फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जमींदार्स एंड तालुकदार्स। तो बाबा रामचंद्र जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए, तब वो सोचे कि महात्मा गांधी की कृपा से और कांग्रेस की कृपा से उनका ये सब मांग पूरी हो जाएगी। जमींदार और तालुकदार इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो जाए। बहुत सारे स्थानों पर ये जो जमींदार और तालुकदार थे, इन लोगों को नाई धोबी बंद, यानी गांव में किसी को अगर अलग किया जाता है तो उसके लिए धोबी और नाई इन दोनों का सेवा से उसको वंचित किया जाता था। तो जून 1920 के समय में जवाहरलाल नेहरू अवध के डिफरेंट विलेज का दौरा किए थे और वो गांव वालों से बातचीत भी करके उनको ये तसल्ली दिए थे कि उनका जो नाई धोबी बंद है ये सफल होगा। और उस समय में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू दोनों के मिलित माने जैसे कंबाइंड एफर्ट से अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन था। महीने भर में अवध किसान सभा पूरे इलाके में हर गांव-गांव घूम के 300 से ज़्यादा शाखाएं बना चुकी थी। अगले 1 ईयर में जब असहयोग आंदोलन अपना पीक पोजीशन में था, उस समय में कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को असहयोग आंदोलन में यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल कर दिया। लेकिन जो किसान थे, वो किसानों का आंदोलन इतना माने विकसित रूप ले चुका था कि कांग्रेस में जो लीडर्स बड़े बड़े जमींदार और तालुकदार इन लोगों से अच्छे संबंध रखे थे, वो लोग नाखुश हो गए थे, क्योंकि जमींदारों के खिलाफ ये संघर्ष था किसानों का, और किसानों को अगर कांग्रेस सपोर्ट करेगा तो जमींदार लोग नाखुश हो जाएंगे। इसी चक्कर में कांग्रेस के बहुत नेता असंतुष्ट थे। लेकिन 1921 में जब असहयोग आंदोलन पूरा स्प्रेड हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उस समय में ये तालुकदार और जितने सब व्यापारी थे, इन लोगों के मकानों पर ये किसानों का आंदोलन, जो कि अवध किसान सभा और उसके जितने मेंबर्स थे, ये लोग सब लूटपाट करने लगे। बाजार को लूटा गया, अनाज के गोदाम को कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे जितने सब जमींदार थे, उन लोगों के मकान को हड़प लिए। ऐसे तमाम प्रकार के हिंसक झड़प ये जमींदारों के ऊपर होने लगा। तो ये सभी काम किसके नाम से हो रहा था? महात्मा गांधी के नाम से। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन में
ये सब लोग हिंसक झड़प करके ग्रामीण लोग जमींदार और तालुकदार इन सब के ऊपर चढ़ाव कर रहे थे। तो इस तरीके से ये जो रूरल एरिया में जो पीजेंट्स थे, जो बॉन्डेड लेबरर्स थे, जो एक्सप्लॉइटेड पीपल थे, ये लोग चाहते थे कि उनको जमींदारी सिस्टम से मुक्ति मिले, उनको हैवी टैक्सेशन से मुक्ति मिले और उनके ऊपर हर होने वाले हर प्रकार के अत्याचार से मुक्ति उनके लिए स्वराज का मतलब था। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जो पहाड़ी जनजातियां हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके नज़र से स्वराज का अर्थ क्या है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो लोग किस नज़र से देख रहे थे।